अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस पे। ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कोई भी एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो या फिर आपकी आरआरबी, सीआरईएफ, डीएचएस, डीएमआर, जेडपी, महानगर पालिका, ये सभी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीज है उसमें पहला है HIV एड्स, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, और तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस हम लोग कवर कर चुके हैं। HIV एड्स, एंटी HIV ड्रग्स का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, उसको मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। आज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ MCQs है, जो PYQ है, कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ऐसे PYQ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है NTP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी नोवेल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी नॉन ट्यूबरकुलोसिस एग्जिस्टेंस प्रोग्राम। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? ए गोकुला, प्रीति, दोनों ने ए आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर है दोनों के भी। ओके, सो दैट इज द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन है और यहाँ पे इरेडिकेशन है, इरेडिकेशन। ओके, तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है आपको कि NTP जो है उसमें एलिमिनेशन वर्ड है, इरेडिकेशन वर्ड नहीं आया है। ओके, चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कंबाइंड ड्रग रेजिमेन इन ट्यूबरकुलोसिस इज मेनली, ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव थेरेपी, ऑप्शन बी टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी promote placebo effect on the patient, and option D to get better effect। प्रीति ने सी आंसर दिया है, नेहा ने डी दिया है, गोकुला ने सी दिया है। सो यहाँ पे प्लासेबो इफेक्ट भी नहीं आएगा। यहाँ यहाँ पे इसका रीजन है टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ये इसका रीजन है। ओके, आप जानते हो कि जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है उसमें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है, FDC फिक्स्ड डोज। इट इज ट्वाइस ट्वाइस HRGD एंड 4 HRE है। ओके, ट्वाइस HRGD एंड 4 HRE। तो यहाँ पे इनिशियली 2 महीने के लिए 4 ड्रग्स दिए जाते हैं एंड फिर 4 मंथ्स के लिए 3 ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये 4 ड्रग्स क्यों देते हैं? तो जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है ट्यूबरकुलोसिस के केस में, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप न हो, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होना चाहिए, इस पर्पज से यहाँ पे 4 डिफरेंट ड्रग्स का एंड 4 मंथ्स में 3 डिफरेंट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया किया जाता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है काफी बार काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। To prevent INH induced neurotoxicity is given along with it, option A pyridoxine, option B niacin, option C cyanocobalamin, and option D riboflavin। ओके, गोकुला ने आंसर दिया है, गोकुला ओके, प्रीति ए ओके, प्रीति ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, राइट, पायरिडॉक्सिन। तो INH, व्हाट इज INH? INH इज आइसोनियाजिड। INH क्या है? आइसोनियाजिड है। और जो आइसोनियाजिड ड्रग है इसका जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इज न्यूरोटॉक्सिटी। इसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिटी हो सकती है क्योंकि ये पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। ओके, आइसोनियाजिड जो है वो पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, इसके वजह से न्यूरोटॉक्सिटी हो सकती है। इसीलिए यदि आइसोनियाजिड पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसके साथ में पायरिडॉक्सिन देना चाहिए ताकि पेशेंट में न्यूरोटॉक्सिटी न हो। ओके, नो, ओके। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज कोच डिसीज। ओके, ट्यूबरकुलोसिस का सेकंड नेम क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस का सेकंड नेम है कोच डिसीज। इट इज आल्सो नोन एज कोच डिसीज। व्हाई कोच डिसीज? इसे कोच डिसीज क्यों कहा जाता है, बता सकते हो? व्हाई ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज कोच डिसीज, क्या कारण होगा यहाँ पे?
डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। वेरी गुड नेहा, करेक्ट, एग्जैक्टली, नेहा ने बिल्कुल सही बताया है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया 24 मार्च 1882 को। कब? 24 मार्च 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का उसको डिस्कवर किया गया है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक में? तो इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग वो बातें पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं। जो पॉइंट्स आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं, ऐसे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यदि आप कोई भी फार्मेकोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी का बुक आप पढ़ते हो तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस की जानकारी आपको मिल जाएगी। ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको मिल जाएगा। बट उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वो आपको बुक्स में नहीं मिलती है, वो आपको इन जनरल आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो स्कीम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड ये प्रेस रिलीज है एक, ओके, प्रेस रिलीज। ओके, अभी जो प्रेस रिलीज है तो इस प्रेस रिलीज में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज है, उसके बारे में दिया गया है। ओके, देखिए, तो यहाँ पे प्रेस रिलीज को मैंने ओपन किया है एंड इस प्रेस रिलीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से प्रेस रिलीज है। एंड ये प्रेस रिलीज कब का है? तो यह 24 मार्च 2025 का, ओके, 24 मार्च 2025 का है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ओके, तो इस प्रेस रिलीज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, ओके, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट को लेकर के जो कंडीशंस है, भारत जो स्टेटस है ट्यूबरकुलोसिस का इंडिया में, वो स्टेटस से ले उस स्टेटस के बारे में एंड जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसके बारे में इस प्रेस रिलीज में बताया गया है। तो इस प्रेस रिलीज में जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन जानना? तो ये आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है आपको सिलेबस में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, एनएचपी है, सभी एग्जाम जो भी एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम्स में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए ये जो प्रेस रिलीज है ये पढ़ना आपको जरूरी है। इसमें पर्टिकुलरली जो एनटीईपी है, एनटीईपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है इस प्रेस रिलीज के बारे में। तो ये जो प्रेस रिलीज है ये आपको मैंने लिंक भी इसका दिया है नोट्स में एंड ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अभी। ओके, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। और इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, सो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 24 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, कब मनाया जाता है? तो मार्च 24 को, मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है। एंड ये डे क्यों मनाया जाता है? तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, so the day marks the discovery of the TB causing bacteria by Dr. Robert Koch in 1882. ठीक है? Then approximately 27% of global MDR RR-TB cases in 2023 were in India. Okay, तो ये रिपोर्ट है एक WHO का ग्लोबल रिपोर्ट है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। WHO का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्यूबरकुलोसिस है। तो WHO का जो ग्लोबल रिपोर्ट है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके अकॉर्डिंगली दुनिया में जितने भी MDR RR TB केसेस है, पूरी दुनिया में MDR RR TB केसेस जितने भी है उसका 27% केसेस इंडिया में है। और इन 2023 का रिपोर्ट है। रिपोर्ट कब का है? 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है। सो इन 2023 27% of global MDR RR TB cases were in India. Okay. Now what is this MDR RR? MDR का मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। एंड RR का मतलब है रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। ओके,
रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। तो पूरी दुनिया में जितने भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के केसेस है, उसमें से 27% केसेस वेयर इन इंडिया इन 2023। ओके, देन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। Under the National Tuberculosis Elimination Program (NTP), India has strengthened its TB response with advanced diagnostics, innovative policies, private sector partnerships, and a patient-first approach. Okay, so this is about NTEP. तो जब आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में आपको एनटीपी पढ़ना होगा। एनटीपी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एनटीपी की जानकारी जनरली फार्मेकोलॉजी के बुक्स में आपको नहीं मिलेगी या पैथोफिजियोलॉजी के बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये जानकारी आपको वेबसाइट से मिलेगी या इन जनरल रीडिंग करने से मिलेगी, या फिर आप एनटीपी के वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ओके, देन नाउ द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, याद रखिए क्या नाम है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये भी एनएचपी में आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आता है, एनटीपी के अंडर में आता है। ओके, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में मतलब पीएम टीबी एमबीए, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, टीबी एमबीए दैट इज मुक्त भारत अभियान, पीएम टीबी एमबीए। ओके, सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनटीईपी, तो ये भी एनटीपी का एक पार्ट है। एम्स 2, अब इसका पर्पस क्या है, पीएम टीबी एमबीए जो है, पीएम टीबी एमबीए इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू यूनाइट कम्युनिटीज, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। It focuses on providing nutritional, diagnostic, and vocational support to improve treatment outcomes, reduce illness and deaths, and fast track India's goal of TB elimination. Okay, तो ये जो PM TB MBA है, इसका पर्पस क्या है, ये किस बात पे फोकस करता है, तो इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल, डायग्नोस्टिक एंड वोकेशनल सपोर्ट टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स, रिड्यूस इलनेस एंड डेथ्स एंड फास्ट ट्रैक इंडियाज गोल ऑफ टीबी एलिमिनेशन। ओके, अब इसकी खासियत क्या है, ये जो पीएम टीबी एमबीए है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, पीएम टीबी एमबीए मतलब प्राइम मिनिस्टर ट्यूबरकुलोसिस, ओके, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है। तो पीएम टीबी एमबीए इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट crowdsourcing initiative for nutritional support to TB patients. Okay, world's largest crowdsourcing initiative for nutritional support to TB patients. Okay, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये याद रखिए आप। ओके, देन इसी से रिलेटेड जो एनटीपी है उसी से रिलेटेड है निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना एनवाईपी। ओके, तो ये एनवाईपी क्या होता है, निक्षय पोषण योजना। तो द निक्षय टीबी नोटिफिकेशन इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ओके, टीबी नोटिफिकेशन इंसेंटिव, ओके, टीबी नोटिफिकेशन इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं, जैसे बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, एमबीबीएस हो, कोई भी डॉक्टर हो, यूनानी हो, यदि उनके पास में कोई अगर टीबी का पेशेंट आता है तो उस पेशेंट को उन्हें वो यदि गवर्नमेंट को उसकी जानकारी देते हैं, टीबी पेशेंट की जानकारी गवर्नमेंट को देते हैं, ओके, तो उस डॉक्टर को यहाँ कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ओके, तो द निक्षय टीबी नोटिफिकेशन इंसेंटिव फॉर लॉन्च इन 2018 by the Ministry of Health and Family Welfare, that incentivizes private healthcare providers to report TB cases, improving TB surveillance and treatment. Okay, so पहला तो ये काम है, निक्षय पोषण योजना जो है उसमें पहला तो क्या है, तो पहले इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। इंसेंटिव्स मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट क्लिनिक में, तो वो डॉक्टर्स यदि किसी टीबी केस की रिपोर्टिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन डॉक्टर्स को
उन डॉक्टर्स को इंसेंटिव देना, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, यह पहला काम हो गया निक्षय पोषण योजना का। सेकंड, जो निक्षय पोषण योजना है, ओके, अंडर द निक्षय पोषण योजना, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट्स न्यूट्रिशन has been increased from 500 to 1000 per month, providing 3000 to 6000 per patient throughout the treatment. The patient must be registered and notified on the निक्षय पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे जो टीबी पेशेंट होता है, उस टीबी पेशेंट को मंथली मंथली 1000 रुपीज दिए जाते हैं, मंथली 1000 रुपीज दिए जाते हैं। तो टीबी पेशेंट को मंथली 1000 रुपीज क्यों दिए जाते हैं? ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, यदि पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो टीबी जल्दी से रिकवर हो जाता है, पेशेंट जल्दी रिकवर होता है, पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाता है अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो, एंड साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होने के लिए एंड साइड इफेक्ट्स एडवर्स कम करने के लिए पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसके लिए पेशेंट को मंथली 1000 रुपीज पे किए जाते हैं। ओके, एंड ये जो पेमेंट है, पेशेंट को ये पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट का निक्षय पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, कहाँ पे? निक्षय पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, तो ये जो निक्षय पोर्टल है वो क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज द निक्षय पोर्टल? So the Nikshay portal is a web-based patient management and surveillance system. Web-based patient management and surveillance system under the NTP. Okay. तो निक्षय पोर्टल क्या है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। निक्षय पोर्टल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो निक्षय पोर्टल इज अ वेब-बेस्ड पेशेंट मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस सिस्टम अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, नाउ देन यहाँ पे नेक्स्ट है निक्षय मित्र इनिशिएटिव। निक्षय मित्र इनिशिएटिव, ओके, सो अंडर दी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, पीएम टीबी एमबीए, द निक्षय मित्र इनिशिएटिव encourages individuals, NGOs, corporates, faith-based organizations, and others to adopt TB patients for at least 6 months, offering them न्यूट्रिशनल, सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या मतलब है इसका? ये जो निक्षय मित्र इनिशिएटिव है, ये निक्षय मित्र इनिशिएटिव पीएम टीबी एमबीए के अंडर में आता है। पीएम टीबी एमबीए जो है वो एनटीपी के अंडर में आता है। अब ये जो निक्षय मित्र इनिशिएटिव है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को, एनजीओ को, कारपोरेट्स को, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या अदर्स को एनकरेज करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना किस लिए? मोटिवेट करना तो टू एडॉप्ट टीबी पेशेंट्स, टू एडॉप्ट टीबी पेशेंट्स, टीबी पेशेंट्स को एडॉप्ट करना और टीबी पेशेंट्स की सेवा करना, टीबी पेशेंट्स की सेवा करना, टीबी पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका पर्पज है। अब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, कोई भी, ओके, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे वॉलंटियर हो सकता है, टीबी वॉलंटियर हो सकता है। क्या हो सकता है? टीबी वॉलंटियर। एनीबडी कैन बिकम टीबी वॉलंटियर हियर। तो टीबी वॉलंटियर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? तो टीबी वॉलंटियर्स जो होते हैं, टीबी पेशेंट्स के लिए जो वॉलंटियर का काम करते हैं, तो ये टीबी वॉलंटियर्स डॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो पेशेंट है उसको सही समय पे मेडिसिन उसने लिया है या नहीं लिया है ये ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, टीबी पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, टीबी पेशेंट ने सही समय पे मेडिसिन लिया है या नहीं लिया है। ओके, अगर नहीं लिया है तो उसे पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाते हैं, खुद अपने हाथों से मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा टीबी पेशेंट्स को यदि कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी वो केयर लेते हैं। उसी के साथ में टीबी पेशेंट के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे निक्षय मित्र इनिशिएटिव है। तो निक्षय मित्र इनिशिएटिव में इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स, एनजीओस, कारपोरेट्स, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स टू एडॉप्ट टीबी पेशेंट्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। मतलब जब तक ट्रीटमेंट चलती है टीबी पेशेंट की तब तक के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स, ऑफरिंग देम न्यूट्रिशनल, सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट। ओके, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे the government has introduced energy dense nutritional supplement, EDNS, energy dense nutritional supplementation, EDNS, for underweight TB patients, underweight
टीबी पेशेंट मतलब ऐसे टीबी पेशेंट्स जिनका वेट कम है, जिनको न्यूट्रिशन कम मिला है, जिनका बीएमआई लेस देन 18.5 है, बीएमआई लेस देन 18.5, तो ऐसे पेशेंट्स को एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज, फ्री में जिनका बीएमआई कम है ऐसे टीबी पेशेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की जरूरत क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीबी के केस में यदि पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रॉपर है, न्यूट्रिशन यदि पेशेंट को प्रॉपर है तो साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाते हैं, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो जहाँ पे पेशेंट अंडरवेट है, पेशेंट अंडर न्यूट्रिशन है, जहाँ पेशेंट का बीएमआई लेस देन 18.5 है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है वो फ्री में ही उस पेशेंट को एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। इसका फायदा किसको होने वाला है? तो इसका फायदा अराउंड 12 लाख पेशेंट्स विल रिसीव दिस सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months of treatment to improve recovery rates and overall health outcomes. Okay, so ये हो गया आपका एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन EDNS। ओके, तो यहाँ तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर में आ सकते हैं, तो वो जो उन प्रोग्राम्स को, उन पॉलिसीज को, वो स्कीम्स को, जो योजना है, उन योजनाओं को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, नाउ अभी आते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट पे। ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो एज ऑल ऑफ यू नो कि ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of tuberculosis, right? So tuberculosis is caused by the Mycobacterium tuberculosis complex MTBC। तो हम लोग अभी तक क्या जानते थे? हम लोगों को यह पता है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बट इज इट द ओनली वन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल? एक ही बैक्टीरिया है क्या? तो माइकोबैक्टीरियम केस में माइकोबैक्टीरियम जो है उसमें अफ्रीकेनम, मैक्रोटाई एंड बोविस ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया जिनकी वजह से टीबी होता है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम मैक्रोटाई एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये जो बैक्टीरिया है इनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये चारों जो बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम मैक्रोटाई एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, इन चारों को मिलाकर कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स MTBC। इनको बोला जाता है MTBC, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। ओके, देन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस में एक ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरकुलोसिस। सो एक ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसका इफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद में MDR है। MDR मतलब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे मेन 2 टाइप हम कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, ड्रग ससेप्टेबल एंड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है इसमें जो टाइप्स है, सब टाइप्स, तो इसमें 1 है MDR। ओके, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, देन फिर इसमें दूसरा आता है आपका जैसे कि HR मतलब आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसमें आता है आपका RR मतलब रिफॉम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसमें आपका आता है PDR मतलब पॉलीड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, पॉलीड्रग रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसके अलग अलग टाइप्स है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि MDR का मतलब क्या होता है, HR का मतलब क्या है, RR का मतलब क्या है, PDR का मतलब क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके साथ में इनका जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है, ट्रीटमेंट रेजिमेन, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज रेजिस्टेंट टू एट लीस्ट, कम से कम रेजिस्टेंट टू एट लीस्ट आइसोनियाजिड एंड रिफॉम्पिसिन। मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है आइसोनियाजिड एंड रिफॉम्पिसिन, ये जो 2 फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को रेजिस्टेंट है
तो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, so multi-drug resistant tuberculosis is caused by an organism that is resistant to at least isoniazid and rifampicin, the two most potent anti-tubercular drugs. Okay, तो आपको ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब क्या, एमडीआर मतलब क्या, ये पता होना चाहिए। देन पॉलीड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, पीडीआर टीबी। पीडीआर टीबी is caused by Mycobacterium tuberculosis strains that are resistant to more than one first line एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अदर देन एचआर एंड आरआर। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो यदि आइसोनियाजिड, एच मतलब आइसोनियाजिड, एच मतलब आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट एंड आरआर मतलब रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट, तो एचआर और आरआर छोड़ करके जो भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में एक से ज्यादा ड्रग को यदि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो दैट इज द पीडीआर। अब फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग जो है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसमें कौन से ड्रग आते हैं? तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड है, इथैम्बुटॉल है, रिफाम्पिसिन है और पिराजिनामाइड है, राइट। तो यदि कोई बैक्टीरिया आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट एंड रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो इसे हम आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट है तो उसको हम एचआर बोलते हैं, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो उसको हम आरआर बोलते हैं। अगर वो आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन दोनों को रेजिस्टेंट है तो हम उसको एमडीआर बोलते हैं, एमडीआर। और यदि कोई ड्रग इथैम्बुटॉल एंड पिराजिनामाइड इनको रेजिस्टेंट है, इथैम्बुटॉल एंड पिराजिनामाइड ये दोनों को भी रेजिस्टेंट है तो उसको हम पीडीआर बोलते हैं, पॉलीड्रग रेजिस्टेंस, पीडीआर। तो पीडीआर, एमडीआर, आरआर, एचआर, इनका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है। ओके, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज, सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग्स में, ओके, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अफेक्ट दी लंग्स से मोस्ट कॉमन है। देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब क्या है? अदर देन लंग्स। अदर देन लंग्स यदि बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, सो दिस इज ट्यूबरकुलोसिस आउटसाइड द लंग्स। इसके एग्जांपल्स है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस दैट इज ब्रेन में, देन जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। तो बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो नहीं सकता। इवन हार्ट में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हार्ट, ओके, या बोन्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हार्ट, बोन्स, ब्रेन, ओके। तो किसी भी पार्ट में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। यदि ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स में है तो दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एंड ट्यूबरकुलोसिस यदि लंग छोड़ करके किसी भी अदर पार्ट में है तो दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नाउ ट्यूबरकुलोसिस में एक और टाइप है दैट इज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? तो जब बॉडी के एक पार्ट में से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू द ब्लड, देन दैट इज नोन एज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है, एब्डोमिनल, और वो स्प्रेड होकर के लंग्स में चला गया, या लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है वो स्प्रेड होकर के ब्रेन में चला गया, या ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होकर के बोन्स में चला गया, तो दैट इज द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस ऑकर्स व्हेन द बैक्टीरिया ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी। ओके, अब ये जो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है इट इज क्लासिफाइड एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, उसके लिए कौन सी टेस्ट की जाती है? तो यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें फर्स्ट टेस्ट इज जीन एक्सपर्ट एमटीवी आरएफ असे। जीन एक्सपर्ट एमटीवी आरएफ असे है। तो ये जो जीन एक्सपर्ट एमटीवी आरएफ असे है ये डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड टेस्ट है, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड। डब्ल्यूएचओ जो है वो इसी टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। एंड नाउ डेज टीबी को डायग्नोस करने के लिए एंड स्क्रीनिंग करने के लिए ये टेस्ट मोस्टली फॉलो की जाती है, जीन एक्सपर्ट एमटीवी आरएफ असे। ओके, इसके अलावा एसिड फास्ट बैसिलस टेस्ट भी है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं
वो एसिड फास्ट बैसिलाई है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आर एसिड फास्ट बैक्टीरिया। देन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है TST, दैट इज मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स। ओके, बट नाउ ये मॉन्टॉक्स टेस्ट ओल्ड हो चुकी है। नाउ जनरली ये टेस्ट यूज नहीं की जाती है। नाउ इट इज ओल्ड। ओके, अब यूज नहीं होती है। अभी जो ड्रग टेस्ट यूज करते हैं दैट इज जीन एक्सपर्ट MTB IRS assay। ओके, देन बायोप्सी, तो बायोप्सी भी की जा सकती है। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, एब्डोमेन में ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट में ट्यूबरकुलोसिस है, तो वहां पे बायोप्सी करके टेस्ट किया जाएगा। ओके, देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में और कंफर्मेशन के लिए CT स्कैन किया जा सकता है, MRI भी किया जा सकता है। ओके, सो दिस आर द डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? तो जो ट्यूबरकुलोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स में फर्स्ट वन इज persistent cough more than 2 weeks that brings up phlegm and blood at a time. Okay, second, breathlessness, mild in the beginning, which gradually gets worse. Next, third, weight loss and lack of appetite. Fourth, high temperature, 100.4 degrees Fahrenheit, that is 30 degrees Celsius. Then fifth one, extreme tiredness and fatigue. Sixth one, night sweat and chest pain. Then seven, extrapulmonary tuberculosis. Okay, extrapulmonary tuberculosis के केस जो सिम्टम्स रहेंगे वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। यदि ब्रेन अफेक्ट होता है, ब्रेन, यदि ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पहुंच जाता है, ब्रेन में अगर इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो ब्रेन रिलेटेड कोमा हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन, राइट। ब्रेन रिलेटेड और क्या हो सकता है? तो सीजर्स हो सकते हैं, सीजर्स। ओके, सीजर्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये ब्रेन रिलेटेड यहाँ पे रहेंगे। यदि यहाँ पे हार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, एब्डोमेन में होता है तो एब्डोमिनल रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। सो यहाँ पे these are the clinical manifestations of tuberculosis। ओके, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमने डिस्कस किए हैं। नो मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस का यदि मैनेजमेंट करना है तो यहाँ पे हमें NTEP की जो गाइडलाइंस है, NTEP जो गाइडलाइन देता है उसी को फॉलो करना कंपल्शन होता है, उसी को फॉलो करना कंपल्शन होता है। यदि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक, और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में यदि कोई TB का पेशेंट जा रहा है, ओके, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कोई TB पेशेंट विजिट करता है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उस TB पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकता है क्या? तो नहीं दे सकता। ओके, या फिर होम्योपैथी है, होम्योपैथी या यूनानी भी है, तो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा सकती है, यूनानी ट्रीटमेंट भी TB पेशेंट को नहीं दी जा सकती है। TB पेशेंट को वही ट्रीटमेंट देनी होगी जो NTP कहता है। ओके, NTP के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होगी वही ट्रीटमेंट TB पेशेंट को दी जा सकती है। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या कोई होम्योपैथी डॉक्टर अपने हिसाब से उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे TB पेशेंट के लिए जो गाइडलाइंस, STCI गाइडलाइन क्या होती है? कौन सी गाइडलाइन है? STCI गाइडलाइंस। टीबी ट्रीटमेंट के लिए, टीबी ट्रीटमेंट के लिए जो गाइडलाइंस है, दैट गाइडलाइन इज STCI गाइडलाइन। दिस STCI गाइडलाइन, दैट इज स्टैंडर्ड्स फॉर TB केयर इन इंडिया। स्टैंडर्ड्स फॉर TB केयर इन इंडिया, STCI गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। ओके, TB पेशेंट्स के लिए, ठीक है। सो देखिए, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देन डॉट, डॉट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो आपको ये थेरेपी के बारे में पता होगा, डॉट थेरेपी। तो क्या होती है डॉट थेरेपी, बता सकते हो? व्हाट इज डॉट? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट या डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी क्या होती है? पता होगा आपको, बताइए, बता सकते हो? व्हाट इज इट, क्या है? डॉट के बारे में जानते होंगे आप, क्या मतलब है इसका? डायरेक्टली, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट या डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? क्या हो सकता है इसका मतलब? एनीबडी?
ओके, तो जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है या डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी है, इसमें जो वॉलंटियर होता है, टीबी वॉलंटियर या जो हेल्थ केयर वर्कर होता है, हेल्थ केयर वर्कर लाइक फार्मासिस्ट है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, तो उनके प्रेजेंस में ही पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। मतलब जो टैबलेट्स है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या जो टैबलेट्स है, तो जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स, टीबी वॉलंटियर, वो अपने हाथों से टीबी पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब यहाँ पे जो टीबी पेशेंट है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है कि वो खुद अपने हाथों से मेडिसिन लेता होगा। टाइम टू टाइम, सुबह में, शाम में जो टाइम है, उस समय पे जो वॉलंटियर है वो टीबी पेशेंट के पास में जाता है एंड टीबी पेशेंट को अपने हाथों से मेडिसिन देता है। दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। यहाँ पे टीबी पेशेंट पे विश्वास नहीं किया जाता है कि जो वो अपने आप ही ट्रीटमेंट लेगा, अपने आप हाथों से अपने समय पे मेडिसिन लेगा। पर्टिकुलरली डॉट ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब जो टीबी पेशेंट है वो, उसे जानकारी नहीं होती है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है या रूरल एरिया में होता है, रूरल एरिया में है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे जानकारी नहीं होती है ट्रीटमेंट के बारे में, एंड जनरली वो क्या करते हैं, फिर अवॉइड करते हैं, मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। और अगर ऐसा किया जाए कि टीबी ट्रीटमेंट जो है कभी ली जाए और कभी मिस कर देते हैं, कभी लेते हैं और कभी मिस कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस ग्रो होता है। ओके, टीबी केस में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और अगर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, एमडीआर है, एमडीआर टीबी है, एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसे ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस को कम करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के केस में रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए एंड पेशेंट को जल्दी रिकवरी होने के लिए यहाँ पे वॉलंटियर्स काम करते हैं एंड वॉलंटियर्स के प्रेजेंस में ही पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है, टैबलेट्स दी जाती है। दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। ओके, देन बीसीजी वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो हम जानते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है, कौन से समय पे दी जाती है, बता सकते हो? बीसीजी वैक्सीन कब एडमिनिस्टर करते हैं, व्हेन, क्या शेड्यूल है बीसीजी वैक्सीन का, बताइए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आपको पूछा जाता है। बर्थ, यस गोकुला, करेक्ट, एग्जैक्टली, गोकुला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय। ओके, जब बर्थ होता है तो विद इन 24 आवर्स बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बता सकते हो? फुल फॉर्म बीसीजी का, यस, व्हाट इज बीसीजी? बैसिलस गेरिन, बैसिलस कामेट गेरिन, बैसिलस, बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, ओके, बैसिलस कामेट, CLME, कामेट एंड गेरिन। ओके, बैसिलस कामेट एंड गेरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, बीसीजी का बैसिलस कामेट गेरिन, तो बीसीजी वैक्सीन। ओके, देन फॉर ऑल टीबी पेशेंट्स whether being treated in public or private sector, ओके, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, क्लिनिशियंस शुड फॉलो STCI, मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर टीबी केयर इन इंडिया गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड फॉर टीबी केयर इन इंडिया गाइडलाइन, यही फॉलो करना जरूरी होता है। ओके, देन रेजिमेन फॉर ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस केसेस। ओके, ड्रग सेंसिटिव, ओके, रेजिस्टेंट नहीं, ड्रग सेंसिटिव। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी जो होता है, DSTB, उसका रेजिमेन क्या होता है? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेजिमेन होता है ट्वाइस HRJD 4HRE। ट्वाइस HRJD का मतलब होता है टू का मतलब 2 मंथ्स एंड 4 जो है दैट इज 4 मंथ्स। तो पहले जो 4 महीने होते हैं उसमें H फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफाम्पिसिन, Z फॉर पिराजिनामाइड, E फॉर इथेम्बुटॉल दिया जाता है। एंड जो 4 मंथ्स है उसमें आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड इथेम्बुटॉल दिया जाता है। पायरिजिनामाइड Z जो है वो लास्ट 4 मंथ्स में हटा दिया जाता है। लास्ट 4 मंथ्स में Z मतलब पिराजिनामाइड नहीं दिया जाता। ओके,
So this is the regimen for drug sensitive tuberculosis. Okay. नाउ अभी हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे. ओके. एंड ये क्लासिफिकेशन आपका अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड क्लासिफिकेशन. ओके. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स. तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाजिड, इथैम्बुटोल, रिफाम्पिसिन एंड पायरिसिनामाइड है. ओके. फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से है? तो जो HRZE है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है. अर्लियर, पहले, मतलब ऐसा समझिए कि 2024 के पहले, 2024 के पहले जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग हुआ करता था. ओके. स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, बट नाउ इट इज अ सेकंड लाइन ड्रग. अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है. यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नोट्स आप पढ़ रहे हो जो कि 2024 से पहले का है, ओके, तो वहां पे आप देखोगे तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स में दिखाई देगा. बट नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसको सेकंड लाइन में भेज दिया गया है. ओके. तो ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, तो जनरली शुरुआत में हम लोग HRZD यूज करते हैं. बट यदि HRZD ये इनइफेक्टिव है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो फिर सेकंड लाइन ड्रग्स पे जाते हैं. ओके. तो सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन से ड्रग्स है? तो सेकंड लाइन ड्रग्स में है रिफापेंटिन, बिडाक्विलिन, रिफाम्बुटिन, प्रेटोमैनिड, टेरिजिडोन, देन एथियोनामाइड, देन साइक्लोसेरिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, फ्लोरोक्विनोलोन्स. फ्लोरोक्विनोलोन्स में मोक्सीफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन एंड इंजेक्टेबल्स फ्लोरोक्विनोलोन्स में कैप्रियोमाइसिन, एमिकेसिन एंड कैनामाइसिन है. ओके. ये सेकंड लाइन ड्रग्स है. यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ETO, CS एंड देन OFX, ये सब क्या है? तो ये कोड वर्ड है, ये सब कोड वर्ड है जो कि गाइडलाइंस में दिए गए हैं. ओके. नाउ यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में नोट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नाउ अ सेकंड लाइन TB ड्रग एंड यूज ओनली एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एमिकेसिन. ओके. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एमिकेसिन है जो इंजेक्टेबल है. एमिकेसिन ये इंजेक्टेबल है. तो एमिकेसिन इंजेक्टेबल जो है ये इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज किया जाता है. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी यूज होता ही नहीं है. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नाउ सेकंड लाइन TB ड्रग एंड यूज ओनली एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एमिकेसिन व्हेन एमिकेसिन इज नॉट अवेलेबल और देयर इज कंफर्म रेजिस्टेंस टू इट. ओके. तो यदि एमिकेसिन अवेलेबल नहीं है एंड एमिकेसिन को यदि रेजिस्टेंस हो जाता है तो ही स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज किया जाता है, अदरवाइज उसको यूज नहीं करते हैं. ओके. ये लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन, और जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइंस अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ओके. आई विल शेयर इट. तो गाइडलाइंस के डिटेल में आप जाइए, गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से समझ के लीजिए. नाउ यदि MDR और RRTB है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका ट्रीटमेंट रेजिमेन क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट रेजिमेन, तो MDR और RRTB है तो उसके लिए ट्रीटमेंट रेजिमेन है B-PALM. याद रखिए, B-PHARM नहीं है, B-PALM है. B-PALM दैट इज सिमिलर टू B-PHARM. तो B-PALM जो है दैट इज द रेजिमेन, ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर MDR एंड RRTB. सो यहाँ पे B-PALM रेजिमेन में 6 मंथ ऑल ओरल रेजिमेन, ऑल ओरल, और कितने महीनों के लिए? 6 मंथ का रेजिमेन कंसिस्टिंग ऑफ. तो अब यहाँ पे B-PALM है तो B फॉर बिडाक्विलिन, PA पा फॉर प्रेटोमैनिड, ओके, L फॉर लाइनसोलिड एंड M फॉर मॉक्सीफ्लोक्सासिन. तो बिडाक्विलिन, प्रेटोमैनिड, लाइनसोलिड एंड मॉक्सीफ्लोक्सासिन, this is the combination the regimen, treatment regimen for MDR and RRTB. then यदि आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट या मोनो रेजिस्टेंट या पॉलीड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो उस केस में ट्रीटमेंट है LFX-REZ, LFX-REZ, L फॉर लिवोफ्लोक्सासिन, ओके, R फॉर रिफाम्पिसिन, E फॉर इथैम्बुटोल एंड pyrazinamide. ओके. तो इसमें से रिफाम्पिसिन, देन इथैम्बुटोल,
पिराजेनामाइड, ये तो हमने पहले देखा था कि ये ट्वाइस जो HRZD है, ट्वाइस HRZD। ओके, तो इसमें RZ, इसमें क्या आ गया, R आता है। ओके, देन इथेम्ब्यूटॉल आता है, इसमें R आ गया, E फॉर इथेम्ब्यूटॉल आ गया, पिराजेनाइड फॉर Z भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे H है, तो H की जगह पे H को हम रिप्लेस करेंगे किससे, लियोफ्लॉक्सासिन से। यहाँ पे लियोफ्लॉक्सासिन जो है वो रिप्लेस करेगा H को। ओके, H मतलब आइसोनियाजिड को। तो ये ट्रीटमेंट हो गया आपका, ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर आइसोनियाजिड मोनो और पॉलीड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। ओके, नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो इसमें आइसोनियाजिड, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू आइसोनियाजिड, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, देन एक्यूट लिवर डिसीज ऑफ एनी एटियोलॉजी। अगर कोई पेशेंट को लिवर डिसीज है, किसी भी तरह का लिवर डिसीज है, किसी भी तरह का लिवर डिसीज है या हेपेटाइटिस है, तो उस केस में आइसोनियाजिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन हाइपर सेंसिटिविटी टू रिफाम्पिसिन और अदर रिफामाइसिन एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, तो उस केस में भी रिफाम्पिसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन पिराजेनामाइड, हाइपर सेंसिटिविटी टू पिराजेनामाइड, हाइपर यूरिसेमिया एंड और गॉटी आर्थराइटिस, देन एक्यूट पोर्फिरिया एंड सीवियर हेपेटिक इंपेयरमेंट। तो यहाँ पे भी हेपेटिक इंपेयरमेंट आया है। ओके, हेपेटाइटिस सभी में है, हेपेटाइटिस हेपेटिक इंपेयरमेंट सभी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन इथेम्ब्यूटॉल, हाइपर सेंसिटिविटी टू इथेम्ब्यूटॉल एंड ऑप्टिक एंड रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस। ऑप्टिक एंड रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस मतलब विजन लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है ड्यू टू इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल की वजह से विजन का लॉस होता है, इसीलिए इथेम्ब्यूटॉल शुरू करने से पहले, इथेम्ब्यूटॉल शुरू करने से पहले आई चेकअप किया जाता है, आई चेकअप। ओके, एंड जब तक इथेम्ब्यूटॉल चलता है तो मंथली आई चेकअप करना चाहिए, मंथली आई चेकअप करते रहना चाहिए। ओके, सो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक है कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, सो ये जो ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो अभी तो पूछ सकते हो। इसके आगे हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव पे जाने वाले हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी कोई डाउट है आपको, क्लियर है, आपकी कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ट्यूबरकुलोसिस जो स्कीम्स है, जो योजना है ट्यूबरकुलोसिस में, एनटीपी है, वो भी समझ में आ गया है आपको? बोलिए, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट है?